इंडिया की मीडिया के बारे में तो अक्सर ये कहा जाता था कि भारत की मीडिया लोगों से ना सच छुपाती है, भारत के बारे में एक अलग प्रकार की पिक्चर प्रेजेंट करती है, जिंगोइज्म यानी कि इंटेंस नेशनलिज्म प्रमोट करती है, और इंडिया को इस प्रकार से दिखाया जाता है कि इंडिया की मिलिट्री वर्ल्ड में सबसे पावरफुल है, इंडिया के पास जो है वो किसी के पास नहीं है। लेकिन आप वेस्टर्न मीडिया का देखिए, वेस्टर्न मीडिया ना काफ़ी समय से ये बोल रही है कि रशिया यूक्रेन में बस हारने वाला है, यूक्रेन स्प्रिंग ऑफेंसिव लॉन्च करेगा जो बहुत पावरफुल होगा, और जिस जमीन पे रशिया ने यूक्रेन की जिस जमीन पे कब्जा कर लिया ना स्प्रिंग ऑफेंसिव में, यानी यूक्रेन के रिटालिएशन में, यूक्रेन के जवाब में यूक्रेन वो जमीन फिर से हासिल कर लेगा। लेकिन राइटर कहते हैं सब ना झूठ साबित हुआ, कुछ नहीं। वेस्टर्न मीडिया एक अलग तरह की पिक्चर प्रेजेंट कर रही है कि बस सैंक्शंस लगने के बाद रशिया की इकोनॉमी जबरदस्त कोलैप्स कर जाएगी, और जो हथियार दिए हैं वेस्ट ने यूक्रेन को, रशिया यूक्रेन छोड़ के भाग जाएगा, बल्कि रशिया तो अपनी ज़मीन भी खो देगा। राइटर कहते हैं देखो स्प्रिंग ख़त्म हो गया, समर सीजन भी यूक्रेन में ख़त्म होने वाला है, लेकिन बस कुछ ही इंच जो ज़मीन है यूक्रेन हासिल कर पाया रशिया से। रशिया ने यूक्रेन की जितनी ज़मीन पे कब्जा किया है ना, ऑलमोस्ट 15-20%, उस पर अब रशिया ने माइन वगैरह बिछा के रखी हैं, ट्रेंच वगैरह खोद के रखी हैं, तो यूक्रेन बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाया, ना तो स्प्रिंग सीजन में ना ही समर सीजन में। अब आगे आ जाएंगी सर्दियाँ, बारिश स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कीचड़ वाला सिस्टम देखने को मिलता है और व्हीकल्स आगे बढ़ नहीं पाते ज़्यादा। तो मतलब वेस्टर्न मीडिया जो अपने लोगों को झूठ बोल रही थी ना, वो एक प्रकार से एक्सपोज हो रहा है। उनके ना सारे आर्टिकल्स इसी प्रकार से आते थे कि रशिया बुरी तरह से हार रहा है, रशिया बुरी तरह से हार रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वेस्टर्न मीडिया ने जो कुछ किया वो भी अपने देश के लोगों को, अपने अपने देश के लोगों को धोखा देने के समान था। जबकि देखो मीडिया को फोकस करना चाहिए ट्रांसपेरेंसी पे, मीडिया को ना सही तस्वीर जनता को दिखानी चाहिए, ताकि जनता अपनी अपनी सरकारों की ना अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकें। अमेरिका की जनता पूछ के अमेरिका की सरकार से कि आपने इतने सारे पैसे यूक्रेन को दिए, उसका क्या हुआ। तो मीडिया को चाहिए ट्रांसपेरेंसी, मीडिया को सच पे फोकस करना चाहिए, मीडिया को अपना एजेंडा नहीं प्रमोट करना चाहिए, चाहे वो किसी भी देश की मीडिया हो, भारत की या फिर किसी दूसरे देश की। डेट आज की 4 सितंबर 2023 है। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। एक तो पॉलिटिका आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स से संबंधित है। एक तो देखो संविधान के 6th शेड्यूल में प्रोविजन है जो आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन मणिपुर में अलग से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, उनके बारे में आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो मणिपुर की जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं वो कैसे अलग हैं 6th शेड्यूल की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से, ये हम डिटेल से जानेंगे। एक आर्टिकल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से संबंधित है और एक रोड सेफ्टी से संबंधित है। इसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल हमारा ना हमें डिस्कस करना है आदित्य पे, जो लॉन्च भी हो चुका है, आदित्य L1, लेकिन वो आज डिस्कस नहीं करेंगे, उसे कल डिस्कस करेंगे। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन का फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की रिसाइकलिंग से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में देखो एक रिपोर्ट सामने आई, इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन ने एसेंचर के साथ मिलकर एक सर्वे किया था, उसकी रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में ये सामने आया कि इंडियन हाउस होल्ड्स के पास ना 206 मिलियन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ना, बस वो वैसे ही रखे हुए हैं, जैसे वॉशिंग मशीन है, प्रिंटर है, मोबाइल फ़ोन है पुराना, ये सब खराब हैं, इनको कंज्यूमर इस्तेमाल नहीं कर रहा है, यूज़ नहीं कर रहा है, लेकिन कंज्यूमर के देने का मन भी नहीं है। ये देखो ये चीज़ हमारे साथ भी होती है, हमने पुराना फ़ोन छोड़ दिया, लेकिन अभी वो घर में वैसे का वैसा रखा है, हमने उसे किसी दिया नहीं है। तो ऐसे 206 मिलियन डिवाइसेस कंज्यूमर्स के पास वैसे ही बेकार में रखे हुए हैं। जिनसे सर्वे किया गया उसमें से 40% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमारे पास 4 या फिर 4 से अधिक जो डिवाइसेस हैं ना, वो बस वैसे ही रखे हुए हैं, कई सालों से हमने किसी को दिए नहीं है, हमारे घर में वैसे ही रखे हुए हैं। अवेयरनेस की कमी है, लोगों में अवेयरनेस की कमी है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को रिसाइकिल किया जा सकता है, तो इसको रिसाइकिल करने के लिए दे दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, अभी देखो पुराने फ़ोन्स को जो कलेक्ट किया जाता है ना, ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, और उनकी रिसाइकलिंग भी इनफॉर्मल सेक्टर के द्वारा ही की जाती है। फॉर्मल रूप से कंपनीज कम हैं बहुत ज़्यादा फ़ोन को, पुराने फ़ोन्स को कलेक्ट करके उनको रिसाइकिल करने के लिए। अभी थोड़ी बहुत जो कंपनीज हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर वाली हैं। बात करें ई वेस्ट की, अब थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से डिस्कस करते हैं। ई वेस्ट है क्या, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता क्या है?
डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो अभी यूज में नहीं है, जिसको डिस्कार्ड कर दिया गया है किसी न किसी कारण की वजह से। हो सकता है कि उस फोन ने काम करना बंद कर दिया, या फिर कुछ जो कंपोनेंट्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं और वो कंपोनेंट्स अभी अवेलेबल नहीं है, या फिर फोन आउटडेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा हैंग होता है, कुछ भी रीजन हो सकता है। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो अभी यूज करने लायक नहीं है, जिसको डिस्कार्ड कर दिया गया है, जिसको छोड़ दिया गया है यूजर के द्वारा। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है ना, इसमें बहुत सारे मेटल्स जुड़े होते हैं, तो इनको वैसे ही फेंक दोगे आप, खुले में सड़ने के लिए छोड़ दोगे, तो बहुत सारे जो जहरीले सब्सटेंस है वो एमिट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से, जैसे मरकरी, लेड, कैडमियम, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, बेंजीन और सबसे लास्ट में डायऑक्सिन्स। वैसे देखो, एक प्री का क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जाता है। मतलब यूपीएससी ने 2013 में ये क्वेश्चन पूछा था कि जो पुराने कंप्यूटर्स हैं उनको आप इनप्रॉपर ढंग से डिस्पोज करोगे, गलत मुलत ढंग से, तो कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो इन्वायरमेंट में रिलीज होंगे। आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। पूरा आर्टिकल जब खत्म हो जाएगा ना, तब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। मीनवाइल आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चेक हो जाएगा आपका आंसर सही है या गलत है। अब देखो, नया इनिशिएटिव तो हम स्टार्ट करेंगे ही प्री से संबंधित, लेकिन इस पार्ट में भी, एडिटोरियल की वीडियो में भी ना प्री पे मेरा फोकस रहेगा, क्योंकि यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसी पूछती हैं जो एडिटोरियल से होते हैं, जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। अब यूपीएससी ने वैसे क्वेश्चंस पूछने कम कर दिए हैं, सीधा सीधा हाँ ये मिलिट्री एक्सरसाइज बताइए, इंडिया यूएस के बीच में होती है, आप ये पोस्ट ऑफिस का इवेंट हुआ था, बताइए उसका नाम क्या है, ये इसकी थीम क्या है, ये सब अब यूपीएससी नहीं पूछती है। मतलब इनको पढ़ना भी हो तो प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 पे रखिए। प्रायोरिटी 0 आपकी उन चीज़ों पे होनी चाहिए जिस पे यूपीएससी आज के समय में फोकस कर रही है, कंसेप्चुअल चीज़ें, या फिर ऐसे फैक्ट्स जिनको जनरली पहले जनता इग्नोर कर देती थी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास इरिगेशन का कितना एरिया है, चाइना के पास कितना है, हमारे यहाँ पे वीट कितना होता है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव कंट्रीज़ हैं फॉर एग्जांपल चाइना में कितना होता है, ऐसी फैक्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर रही है यूपीएससी। हम डिस्कस करेंगे वो सब। इसके बाद है ई वेस्ट क्लिनिक। ई वेस्ट क्लिनिक पहला इस्टेब्लिश किया गया भोपाल में। अब ई वेस्ट क्लिनिक में क्या होता है, जो अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे मरकरी को निकाल के अलग रख दिया गया, सेग्रीगेट कर दिया गया। अब लेड वगैरह जो हैं उनको अलग से रख दिया गया, बैटरी है उनको, लिथियम वाली उनको अलग से रख दिया गया, सेग्रीगेट कर दिया ताकि उनकी प्रोसेसिंग हो सके, रिसाइकलिंग हो सके। तो ऐसे वेस्ट क्लिनिक को कहते हैं ई वेस्ट क्लिनिक। ये पहला भोपाल में इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट है नैरोबी डिक्लेरेशन 2006। इसमें क्या हुआ, अब देखो ना, बहुत सारी चालाक देश हैं, यूएसए जैसे चालाक देश, ये क्या करते हैं, अपना जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ना, शिप्स के माध्यम से पटक देते हैं लाकर अफ्रीका के किसी गरीब से देश में। उनको बोल दिया यार तुम रखो यार। वो गरीब देश बेचारे सोचते हैं कि इसमें से कुछ ना कुछ निकाल लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप निकालोगे, आप गलत ढंग से इनको टैकल करोगे तो बहुत सारा जो हार्मफुल वेस्ट है वो इन्वायरमेंट में एमिट हो जाएगा, आपके लोगों को नुकसान होगा। तो ना नैरोबी में डिक्लेरेशन आई 2006 में, बेसल कन्वेंशन की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 9th मीटिंग में, कि इस प्रकार से जो हजार्डस वेस्ट की ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स होंगी ना, एक देश से दूसरे देश में ये वेस्ट जाएगा तो उसको कंट्रोल किया जाएगा। ये देखो ई वेस्ट की कैटेगरी है, मोबाइल बैटरी, पावर बैंक, वायर केबल, स्विचेस, ये सब ई वेस्ट है अलग अलग तरह का। और कौन से मेटल से क्या नुकसान होता है वो सब भी बताया गया है। कुछ इतना काम का नहीं है, मतलब याद भी करोगे तो याद नहीं होगा इतने सारे, किससे कैंसर होता है, किससे स्किन में इरिटेशन होती है। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। सबसे पहला है हेल्थ रिस्क। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से सबसे बड़ा खतरा किस चीज़ का है, हेल्थ रिस्क का। WHO के अनुसार जो ये सुनामी है ना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान जो है वो खतरे में डाल रही है। अब एक अनुमान के अनुसार 12.9 मिलियन महिलाएं ऐसी हैं जो अभी इनफॉर्मल वेस्ट सेक्टर में काम कर रही हैं। अब इन महिलाओं के साथ क्या हो सकता है, नेगेटिव बर्थ आउटकम, बच्चे का जो जन्म होगा, बच्चे में दिक्कत हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, दिमाग में गड़बड़ी हो सकती है, DNA डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट है इलीगल डंपिंग ऑफ ई वेस्ट इन इंडिया। गवर्नमेंट ने ना बैन कर दिया है इंडिया में कि आप बाहर के देशों से ई वेस्ट नहीं इंपोर्ट कर सकते।
पहले कुछ कॉन्ट्रैक्टर बाहर के देशों से ई वेस्ट मंगा लेते थे सिर्फ इसीलिए कि उनको रिसाइकल करके कुछ पैसे कमाए जा सकें, लेकिन सरकार ने इस पर बैन लगा दिया और ई वेस्ट को ना 6th शेड्यूल में डाल दिया। हैजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2016 के 6ठे शेड्यूल में डाल दिया सरकार ने, इसलिए अब इंपोर्ट नहीं किया जा सकता ई वेस्ट को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अनुसार 2019 से 21 के बीच में 29 केसेस आए इलीगल ई वेस्ट इंपोर्ट के। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब देखो जो ये हजार्डस मटेरियल्स होते हैं वो इन्वायरमेंट में पहुंच जाते हैं, सोइल में लीचिंग हो जाती है, फूड चेन में एंटर कर जाते हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। रिसर्चर्स ने ना दिल्ली के कृष्णा विहार इंडस्ट्रियल एरिया में ना, ये वो जगह है जहां पे अनऑर्गेनाइज्ड ढंग से ई वेस्ट को हैंडल किया जाता है। ध्यान दीजिएगा वर्ड अनऑर्गेनाइज्ड ढंग से। तो दिल्ली के कृष्णा विहार इंडस्ट्रियल एरिया में रिसर्चर्स ने स्टडी की कि यहाँ पे मिट्टी कैसी है, सोइल कैसा है, ग्राउंड वाटर कैसा है। स्टडी करने पे पाया गया कि सोइल में भी और ग्राउंड वाटर में भी हैवी मेटल्स जो जहरीले हैं वो बहुत ज़्यादा पाए गए, उनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई गई। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस प्रोलिफरेशन। अब देखो टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, तो जनता जो है पहले के अपेक्षाकृत जल्दी जल्दी अपना जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो चेंज करती है। ये एप्पल वाले, दूसरे फ़ोन वाले कितने बिल्कुल थोड़े थोड़े दिनों बाद अपना नया एडिशन निकालते रहते हैं, और जनता भी कंज्यूमरिज्म के चलते खरीदती भी रहती है बार बार। इससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की जो प्रॉब्लम है ना वो और ज़्यादा बड़ी होती जा रही है। कंज्यूमर बिहेवियर, इसके बाद ये एक चैलेंज है। कंज्यूमर्स के पास ना कोई इंसेंटिव नहीं है, और वो लोग जो रिसाइकल को प्रोसेस करते हैं ये इंडस्ट्री भी अभी ऑर्गेनाइज नहीं हुई है। तो सरकार ना स्टेप्स उठाने चाहिए सरकार को कि कंज्यूमर्स को इंसेंटिव हो कि वो अपने पुराने डिवाइसेस रिसाइकलिंग के लिए दें, और रिसाइकलिंग वाली जो कंपनीज हैं वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज ढंग से चलें। वे फॉरवर्ड सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस किया जाए। सर्कुलर इकोनॉमी में ना इन चीज़ों पे फोकस होता है, रीयूज, रिपेयर, रिसाइकल, इन वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस होता है। लीनियर इकोनॉमी में तो ये होता है प्रोड्यूस करो, यूज़ करो और फेंक दो, लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी में रीयूज पे फोकस होता है, रिपेयर पे, रिसाइकल पे, राइट टू रिपेयर। अब जो काफ़ी कंपनीज ना ऐसी हैं जैसे एप्पल जैसी, वो ना कंज्यूमर्स को अलाउ नहीं करती कि हमारी परमिशन के बिना आप अपने आप से अपना फ़ोन ठीक नहीं करवा सकते। कई कंपनीज हैं ऐसी, तो कंज्यूमर्स के पास ना अधिकार होना चाहिए कि वो कहीं पर भी अपना फ़ोन रिपेयर करवा लें। बहुत जगह तो अब एप्पल के सर्विस सेंटर है नहीं, तो रिपेयर होना मुश्किल हो जाता है कंज्यूमर्स का फ़ोन। नेक्स्ट है लाइफ अप्रोच, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। आप ना रिपेयर और यूज़ पे ज़्यादा फोकस करो। कुछ कुछ पॉइंट सर्कुलर इकोनॉमी जैसा है, लेकिन इसमें और भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल ज़्यादा करो बजाय के हार्ड ड्राइव के, पेन ड्राइव के, हार्ड ड्राइव के, इनका यूज़ करने के बजाय क्लाउड स्टोरेज का इस्तेमाल करो। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है कि जो प्रोड्यूस करता है ना, फॉर एग्जांपल सैमसंग है, उसी प्रोड्यूसर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब कोई आपका प्रोडक्ट यूज़ करके फेंक देगा ना, उसे आपको कलेक्ट करना है और उसे रिसाइकल करना है। जैसे लेज है, लेज को बनाने वाली जो कंपनी है ना, उसके ऊपर ये भी जिम्मेदारी है कि लेज खा के जब महेश फेंक देगा ना पैकेट, तो उस पैकेट को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी लेज कंपनी की है ताकि उसे रिसाइकल किया जा सके। तो ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट आया था ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में। इसमें कहा गया था, टारगेट्स दिए गए थे प्रोड्यूसर्स को कि आपको इतने पीरियड में ये आपका टारगेट है, आपको इकट्ठा करना है वेस्ट जब पेशेंट प्रोडक्ट यूज करके फेंक दे उसके बाद। नेक्स्ट है डोनेट ई वेस्ट। घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पुराने रखे हुए हैं, इससे अच्छा तो देखो हमें दे देने चाहिए ना। जैसे हमारे घर में जो दीदी है ना, जो हेल्प करती हैं काम में, उनको पुराना फ़ोन दिया, कुछ दिन पहले की बात है। मतलब एक फ़ोन पड़ा था मेरे पास सैमसंग का, और जो इस आर्टिकल में बात बोली गई है ना वो सच है। मतलब मेरे पास भी वैसे ही रखा था 3-4 महीने से, तो दीदी का फ़ोन बहुत ख़राब हो गया था, तो मैंने वो फ़ोन उसके बाद दीदी को दिया। हालांकि वो तो देखो बाई चांस याद आ गया कि मेरे पास फ़ोन रखा है और दीदी को दे दिया। अदरवाइज़ हमें प्रोएक्टिव स्टेप लेना चाहिए, पूछना चाहिए कि आपको चाहिए, मेरे पास वैसे ही रखा है, समझ गए, ऐसा होना चाहिए। राइटर का ये कहना है कि अगर कंज्यूमर्स डोनेट करेंगे ना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, तो वो टैक्स में भी डिडक्शन पा सकते हैं।
लास्ट में तो यही बोला जाता है कि सभी देशों को ना ज़्यादा इफेक्टिव और सस्टेनेबल ई वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स लाने चाहिए, क्योंकि इससे हेल्थ पर, इन्वायरमेंट पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, और ई वेस्ट को आप रिसाइकल करते हो तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो पॉलिटी का है और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, देखो कंटेस्ट में आपको बताता हूँ। मणिपुर में आपको पता है अभी फिलहाल एथनिक टेंशन्स चल रही हैं। एक तरफ वैली में रहते हैं मेती कम्युनिटी के लोग और हिल्स में रहते हैं दूसरी ट्राइबल्स लोग जैसे कुकी, नागा। और टेंशन्स किन किन के बीच में है, कुकी और मेतीस के बीच में है फिलहाल टेंशन्स। कुकीज़ कह रहे हैं हमें अलग से अपनी गवर्नेंस चलानी है, हमें मणिपुर की प्रेजेंट सरकार के अंतर्गत नहीं रहना है। प्रेजेंट सरकार नहीं, अभी मणिपुर में ना विधानसभा ऐसी है कि ज़्यादातर जो एमएलएज हैं ना वो मेतीस के चुने जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो सीट्स हैं विधानसभा की वो इम्फाल में है जहाँ पे मेतीस रहते हैं, समझ गए। तो हर बार मेती विधायकों का ही मेजॉरिटी रहती है और उन्हीं का मुख्यमंत्री चुना जाता है। इसी वजह से कुकी लोग कहते हैं कि हर बार उन्हीं का मुख्यमंत्री चुना जाता है, सरकार मेतीस के लिए ही काम करती है, इसलिए हमें अलग से हमारी गवर्नेंस चलानी है हिल्स में जहाँ जहाँ पर हमारे ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं। लेकिन वैली में रहने वाले जो लोग हैं वो इसके लिए तैयार नहीं है, वो विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मणिपुर को 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जाना चाहिए किसी भी सूरत में। तो ना मणिपुर की सरकार ने एक सॉल्यूशन दिया है कि मणिपुर में हिल्स में जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, मणिपुर की सरकार ने ये सॉल्यूशन दिया है कि हिल्स में जो एडीसी हैं यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उनको थोड़ी ज़्यादा पावर दे दी जाए, उनको एम्पावर कर दिया जाए। इससे शायद हिल्स में रहने वाले जो कुकीज़ हैं वो खुश हो जाएं कि अब हमें हमारी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उनको ज़्यादा ऑटोनमी मिल गई है, ज़्यादा पावर मिल गई है। तो वो ये मांग छोड़ दें कि हमें हमारे लिए अलग से स्टेट बनाया जाए या फिर हमारे लिए अलग से गवर्नेंस चले। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो यही है कि ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं क्या, व्हाट आर दीज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये कि मणिपुर की जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है ना बाकी स्टेट्स की ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से कैसे अलग हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये देखो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का जो कंसेप्ट है ना आज़ादी के बाद आया। जब देश आज़ाद हुआ ना तो इनका प्रोविज़न किया गया था संविधान के 6 शेड्यूल में। उस समय एक कमेटी गठित की गई थी असम के मुख्यमंत्री गोपीनाथ बरदोलई की अध्यक्षता में, और उन्होंने रेकमेंड किया था कि असम के अंदर आने वाले जो 6 हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, जैसे देखो असम यूनाइटेड खासी जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट, गारो हिल डिस्ट्रिक्ट, लुसाई हिल डिस्ट्रिक्ट, नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट, इनमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स तो ऐसे जिनको बाद में अलग से एक राज्य बना दिया गया, जैसे नागा हिल्स हैं, उस समय असम का पार्ट हुआ करता था, बाद में अलग से राज्य बना दिया गया। ये गारो खासी जयंतिया पहले असम का पार्ट हुआ करते थे, अब ये सब मेघालय में आती हैं, मेघालय हैं। मिजो हिल्स के लिए अलग से मिजोरम बना दिया गया, समझ गए। तो बात ये है, फिर से सुनिए, गोपीनाथ बोरदोलोई कमेटी ने ये कहा था असम के अंदर जो ये 6 हिल डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं ना इनको ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बना दिया जाए, मतलब ऑटोनमी दी जाए, ताकि हिल्स में रहने वाले जो ट्राइबल्स हैं अपनी आइडेंटिटी, अपनी रिसोर्सेज को बचा सकें। ये देखो जो मैं बात कर रहा था ना कि कुछ हिल डिस्ट्रिक्ट्स बाद में राज्य बन गए, जैसे खासी गारो डिस्ट्रिक्ट मेघालय बन गया, नागा हिल्स नागालैंड बन गया, लुसाई हिल्स मिजोरम बन गया। तो अलग से राज्य बनने के बाद जो पुराने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हुआ करती थी ना, या तो देखो उनका नाम चेंज कर दिया गया या फिर नई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना दी गई, कुछ ना कुछ बदलाव हो गया। और बाद में त्रिपुरा भी अलग से राज्य बन गया 1986 में। अभी आज के समय में देखो सिचुएशन ये है, संविधान के 6 शेड्यूल में ना 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। असम में 3, मेघालय में 3, मिजोरम में 3 और 1 त्रिपुरा में। फिर से बोलता हूं, आज के समय में संविधान के 6 शेड्यूल में 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। इनके पास पावर कैसी होती है, गवर्नेंस कैसे चलती है, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, संविधान के 6 शेड्यूल में नॉर्थ ईस्ट में ये 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, 3 असम, मेघालय, मिजोरम में और 1 त्रिपुरा में। लेकिन देखो इसके अलावा मणिपुर में अलग से 6 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं।
आप बोलोगे सर क्या कंफ्यूज कर रहे हो आप, अभी तो बोल रहे हो कि 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, 3 इन राज्यों में और 1 त्रिपुरा में। उसके बाद आप बोल रहे हो फिर से कि मणिपुर में 6 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। जी हाँ, मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। देखो, संविधान के ना 6 शेड्यूल में ये 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, बट मणिपुर में अलग से जो 6 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं ना, वो ना पार्लियामेंट के एक एक्ट से बनाई गई हैं। पार्लियामेंट के एक्ट से बनाई गई हैं, उनका संविधान के 6 शेड्यूल में कोई जिक्र नहीं है, इसलिए वो इन 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से अलग हैं। मणिपुर की जो 6 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है ना, चूंकि वो संविधान में उनका मेंशन नहीं है, पार्लियामेंट के एक्ट से बनाई गई हैं, इसलिए इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को पावर भी कम मिली हुई हैं। ये हैं वो 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जिनका संविधान के 6 शेड्यूल में जिक्र है। और मणिपुर के अंदर जो 6 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं ना, उनके बारे में आपको कम सुनने को मिलेगा, क्योंकि ना हिल्स में रहने वाले जो लोग हैं ना, उन्होंने कभी इस कंसेप्ट को ज़्यादा माना नहीं। वो कहते हैं कि यार पार्लियामेंट के एक एक्ट से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई तो क्या बनाई, हमारी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को कुछ भी पावर नहीं है, बजट नहीं है, इनइफेक्टिव है ये। और जो संविधान वाली ये 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, ये पावरफुल हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे पावरफुल हैं। देखो, 6 शेड्यूल को ना संविधान के आर्टिकल 244 के अंतर्गत अडॉप्ट किया गया था। इसमें यह कहा गया है स्टेट के अंदर जहां पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ना, ये एक प्रकार से ना स्टेट के अंदर ही ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन का काम करेगी। मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर काउंसिल के पास में कई पावर होंगी, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होगी। जैसे देखो, जो काउंसिल है ना, उसमें टोटल 30 मेंबर्स होंगे, टर्म 5 साल का होगा। ये काउंसिल कानून बना सकती है, रूल्स रेगुलेशन बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू लैंड, फॉरेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर, विलेज काउंसिल, हेल्थ, सैनिटेशन, विलेज, टाउन लेवल पुलिसिंग, ये सब। एक एक्सेप्शन ये है, जो ये बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है ना असम में, यहां पर काउंसिल के मेंबर्स की संख्या 30 ना होकर 40 है। और ये जो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल है ना, ये 39 इश्यूज पे कानून बना सकती है। इन संविधान वाली ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के पास पावर है इवन कोर्ट बनाने की भी। ये कोर्ट इस्टेब्लिश कर सकती हैं, जहां पर दोनों पार्टीज अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ना, उनसे संबंधित केसेस सुने जाएंगे और मैक्सिमम सेंटेंस कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है 5 साल से कम। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं, जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में डिबेट चल रही थी ना, तो उस समय मेघालय में जो खासी हिल्स है ना, मतलब उस समय का खासी हिल्स आज का मेघालय, वहां के एक पॉलिटिशियन थे जेम्स जोए मोहन निकोलस रॉय। इन्होंने प्रपोजल रखा था कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इस्टेब्लिश की जाए, लेकिन ना इसका विरोध किया गया असम के कुछ पॉलिटिशियंस के द्वारा कि यार भैया, आप चाहते क्या हो? अगर आप हिल्स में रहने वाले ट्राइबल्स को ऑटोनॉमी दोगे तो एक प्रकार से तो वो तो वैसे ही चलते रहेंगे जैसे पहले चल रहे थे और पुराने लाइफस्टाइल से जीते रहेंगे। आप नहीं चाहते कि ट्राइबल्स मॉडर्नाइज हो, आप नहीं चाहते कि उनमें रिफॉर्म्स आए उनके कल्चर में। तो इसके जवाब में ना जेम्स जोए मोहन निकोलस रॉय ने ना एक इंटरेस्टिंग बात बोली थी कि देखो, ट्राइबल लाइफ जो है ना, जेंडर इक्वालिटी से फ्री है। मॉडर्न लाइफ में तो इतनी ज़्यादा जेंडर इनइक्वालिटी है मैन और वुमेन के बीच में। ट्राइबल लाइफ कास्टिज्म से फ्री है, ट्राइबल लाइफ कम्युनलिज्म से फ्री है। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे आज की मॉडर्न लाइफ ग्रस्त है। तो ट्राइबल्स को हम आज़ादी देते हैं कि वो अपने हिसाब से जिए, तो ये ज़्यादा अच्छा है। इससे वो अपना कल्चर भी सहेज के रख सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी भी सहेज के रख सकते हैं। और उस समय BR अम्बेडकर ने भी समर्थन किया था रॉय का कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और डॉक्टर BR अम्बेडकर तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। अब आप एक चीज़ ये बोलोगे कि जब देखो संविधान में डिबेट चली रही थी तो 4 राज्यों में ये 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई, जबकि मणिपुर को क्यों छोड़ दिया गया? तो इसका आंसर देखो ये है, मणिपुर में हिल्स में रहने वाले जो लोग हैं ना, उनकी तरफ से कोई इफेक्टिव डिमांड थी ही नहीं कि हमारे यहाँ पे आप ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाओ। ये डिमांड ना बाद में आई 1960s में। और जब ये डिमांड आई मणिपुर के हिल्स में रहने वाले लोगों की तरफ से कि हमारे यहाँ पर भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इस्टेब्लिश की जाए, तो जाके 1971 में एक अलग से पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया और मणिपुर हिल एरिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्ट इस्टेब्लिश किया गया। उस समय मणिपुर ना एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था।
अब ध्यान देने वाली बात आपको समझ में आई गई होगी कि मणिपुर में जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है ना, वो पार्लियामेंट के एक एक्ट से बनी है, और बाकी 4 राज्यों में ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इनका तो स्पेशल प्रोविजन है संविधान के 6 शेड्यूल में, ये डिफरेंस है। तो इसलिए ये मणिपुर वाली जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है ना, ये थोड़ी अलग है, इनके पास पावर भी कम है। वो संविधान वाली जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उनमें मेंबर्स की संख्या 30 का प्रोविजन है। मणिपुर की जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं इनमें 18 मेंबर्स का प्रोविजन है, और ये काउंसिल्स ये सब पावर एंजॉय करती हैं, टैक्सेशन, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टीज, अलॉटमेंट ऑफ लैंड, लेकिन इनके पास कम पावर्स हैं एज कंपेरिजन टू जो संविधान के 6 शेड्यूल वाली ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। कम पावर है, पैसा भी नहीं मिलता। जो संविधान वाली ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उनको सेंट्रल ग्रांट मिलती है, और मणिपुर की जो पार्लियामेंट के एक्ट वाली ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं इनको पावर मिलती है स्टेट असेंबली से, मणिपुर की स्टेट असेंबली से, और मणिपुर की स्टेट असेंबली इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को ज़्यादा पावर देती नहीं है। ये दिक्कत है, ना ज़्यादा पावर देती है, ना ज़्यादा बजट एलोकेट करती है मणिपुर की स्टेट असेंबली या फिर मणिपुर की सरकार। इस वजह से मणिपुर की ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डिसएम्पावर्ड हैं। कई बार तो इनके पास ना अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देने तक के पैसे नहीं होते। जहां एक तरफ 6 शेड्यूल वाली जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उनके पास बहुत सारी पावर्स है, बहुत सारी, मैरिज, डाइवोर्स, सोशल कस्टम्स, इन सब इश्यूज पे भी कानून बना सकती हैं ये संविधान वाली ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से। इतनी पावर मणिपुर की उन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के पास नहीं है जिनको पार्लियामेंट के एक्ट से बनाया गया है। जो संविधान वाली एडीसी हैं उनको गवर्नर की एसेंट लेना जरूरी होता है किसी भी प्रपोजल को कानून बनाने के लिए, लेकिन मणिपुर की जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं ना, उनके लिए प्रोसीजर और भी कड़ा है। उनको हिल एरिया कमेटी से अप्रूवल लेना होता है, उसके बाद मामला स्टेट असेंबली के पास जाता है, फिर जाके वो कानून बनता है, यानी प्रोसीजर डिफिकल्ट है। और देखो उससे भी बेकार, मणिपुर के जो ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है ना, ये जो है ना, ये डिस्ट्रिक्ट जो कमिश्नर होते हैं ना, डिप्टी कमिश्नर, उनके नीचे आती हैं। और आपको पता है डिप्टी कमिश्नर तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी मामलों में ना जो डिप्टी कमिश्नर है ना, उनके डिसीजन को फाइनल माना जाता है अनटिल अनलेस उस डिप्टी कमिश्नर के फैसले को गवर्नर के द्वारा ओवर रूल नहीं किया जाता। तो क्या ही पावर होगी मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के पास, जब देखो वो डिप्टी कमिश्नर के नीचे आते हैं और डिप्टी कमिश्नर का फैसला ही फाइनल है, तो फिर कोई खास पावर है नहीं इनके पास में। इवन डीसी चाहे तो गवर्नर की एसेंट की सहायता से ना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। इसलिए मणिपुर के हिल्स में जो ट्राइबल रहते हैं ना, वो कहते हैं कि हमें यार ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं चाहिए जो आपने पार्लियामेंट के एक्ट से बना दी है, हमें वही चाहिए जिनका स्पेशल प्रोविजन संविधान के 6 शेड्यूल में है, हमें वो वाले चाहिए। कई बार तो हिल पीपल ने ना जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन है उनको बाइकआउट कर दिया। 1990 से लेकर 2010 के बीच में तो इलेक्शंस हुए ही नहीं, और किसी भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने फंक्शन नहीं किया इस पीरियड में। बाद में कोशिश की गई अमेंडमेंट लाने की, बार बार अमेंडमेंट के लिए बिल भी आए मणिपुर की स्टेट असेंबली में, लेकिन बिल पास नहीं हो उसके। मीनवाइल वैली पीपल के द्वारा विरोध भी स्टार्ट हो गया कि आप इनको ज़्यादा पावर क्यों दे रहे हो अलग से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को हिल एरिया में। अब मणिपुर की सरकार कह रही है कि हम ज़्यादा पावर देंगे स्टेट असेंबली में बिल पास करके। तो मणिपुर के हिल में जो लोग रहते हैं वो बोलते हैं भैया नहीं चाहिए ये आपकी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ये हमें पहले भी नहीं चाहिए थी, अब आप हमें इन काउंसिल्स के अंदर थोड़ी और भी पावर दे दोगे तब भी हमें नहीं चाहिए। इवन बाकी एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि मणिपुर की सरकार ने जो ये सॉल्यूशन दिया है ना कि हम ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को ज़्यादा पावर दे देंगे, इससे कुकीज़ संतुष्ट होने वाले नहीं है, क्योंकि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ने कभी ढंग से फंक्शन किया ही नहीं है मणिपुर में। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो रोड सेफ्टी चैलेंज से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राइटर कहते हैं देखो बहुत हो गया, अभी तो सभी देशों को रोड सेफ्टी पे ध्यान देने की आवश्यकता है। G20 की मीटिंग है, इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है रोड सेफ्टी से संबंधित इश्यूज को उठाने की। वैसे 2016 में ना इंटरनेशनल रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस ने ना G20 के लीडर से रिक्वेस्ट की थी, भैया ये सीरियस इशू है रोड सेफ्टी का, प्लीज़ इस पर डिस्कस कर लीजिए। और यूएन का जो गोल है 2030 आने से पहले रोड एक्सीडेंट्स की वजह से जो डेथ्स होती हैं इनका आंकड़ा हमें आधा करना है, इस पर भी आप ध्यान दीजिए।
G20 के लीडर्स ने बोला अरे छोड़ो भैया, अभी मतलब क्या ही डिस्कस करेंगे इसे, हमारे पास में और बहुत सारे इश्यूज हैं डिस्कस करने के लिए। राइटर देखो ये कहते हैं जहां एक तरफ ना रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होने वाली जो डेथ्स हैं वो इंक्रीज हुई हैं, ये बात सच है, बट अवेयरनेस भी काफ़ी इंक्रीज हुई है। साइरस मिस्त्री जो बहुत बड़े उद्योगपति थे उनकी डेथ हो गई थी रोड एक्सीडेंट में। और बात देखो ये नहीं है कि साइरस मिस्त्री अमीर थे, उस समय रोड सेफ्टी पे काफ़ी डिबेट्स हुई थी, इसलिए मैंने आपको केस बताया। जान तो देखो हर एक की कीमती है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। और बहुत से कई बार ऐसा होता है दिल्ली से दूर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, कभी अखबारों में खबरें भी नहीं आती, इतने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इतनी बहुमूल्य जानें चली जाती हैं। राइटर कहते हैं देखो ज़्यादातर एक्सीडेंट्स में जिनकी जान जाती है ना वो प्रोडक्टिव लोग होते हैं। प्रोडक्टिव का मतलब वो एम्प्लॉयमेंट में होते हैं, तो इससे इकोनॉमी को कितना नुकसान होता है। अब घायल हो गए तो भी हॉस्पिटल में लेके गए, तब भी इलाज में खर्चा आया, मतलब इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता है रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। 2019 में सरकार एक सख्त कानून लेके आई, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। पावरफुल टूल है राइटर के अनुसार, बट दिक्कत आती है इंप्लीमेंटेशन की। इंप्लीमेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो डिजायर्ड रिजल्ट सामने नहीं आएंगे। आप इंप्लीमेंटेशन अच्छा करो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, तब जाके अच्छा रिजल्ट सामने आएगा। इसके बाद एग्जाम्पल दिया जाता है कि जिस प्रकार से कोविड-19 की महामारी के दौरान ना इंडिया ने जबरदस्त लीडरशिप दिखाई और बाद में जो वैक्सीन थी उनको भेजा गया गरीब देशों में इंडिया के द्वारा, तो यहां पर भी ना रोड सेफ्टी के इशू पर इंडिया जबरदस्त लीडरशिप दिखा सकता है। प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, इंडिया इस इशू को रेज कर सकता है। कई बार ना मैं ये सोचता हूं कि जब से पिछले एक साल में जब से इंडिया ने प्रेसिडेंसी संभाली है ना, उसके बाद ना कितने सारे आर्टिकल्स ऐसे आ गए जिसमें राइटर बोलता है कि इस बार इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है, इंडिया उठाए इस इशू को बढ़िया ढंग से। मतलब इंडिया बेचारा क्या क्या इश्यूज रेज करेगा, है ना। हर प्रकार के इश्यूज तो नहीं रेज किए जा सकते, दिक्कत है। फिर भी सजेशंस तो सुनने ही चाहिए आर्टिकल आंसर्स में लिखने के लिए। राइटर कहते हैं स्पेशल मीटिंग बुलाई जाए G20 की इस इशू पर और चर्चा होनी चाहिए कैसे डेथ्स को कम किया जा सकता है, सॉल्यूशंस पे डिस्कशन होनी चाहिए। कुछ सॉल्यूशंस राइटर ये देते हैं, देखो वो कंट्रीज G20 के मेंबर कंट्रीज जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है ना रोड सेफ्टी के मामले में, वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को दूसरे देशों के साथ शेयर करें। एक रोड सेफ्टी फंड इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए उन देशों की हेल्प करने के लिए जहां पे रोड एक्सीडेंट से ज़्यादा डेथ होती है, और हर 6 महीने बाद इवेल्यूएशन किया जाए कि वास्तव में जो फंड से हेल्प ली गई उसका ठीक ढंग से इस्तेमाल किया गया या नहीं किया गया, या फिर ऐसे ही अयासी में पैसे लुटा दिए गए। फिर इसके बाद G20 के मेंबर कंट्रीज ना आपस में मिलकर टारगेट रखें। जैसे इंडिया एक मेंबर है, इंडिया टारगेट रखे कि हम हमारे यहाँ पे इतने साल आते आते मतलब 2 साल के अंदर अंदर एक्सीडेंट से होने वाली डेथ्स को इतना कम कर देंगे, फर्दर 2 साल में इतना कम कर देंगे, तो टारगेट्स रखें। इसके बाद नेक्स्ट कुछ एरियाज को ना जोन ऑफ एक्सीलेंस कहा जा सकता है, मतलब कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे देखो सभी प्रकार की सेफ्टी कंडीशंस को फुलफिल किया जा रहा है, जैसे एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी, ये सब अच्छे हैं। मतलब एक्सीडेंट होने की सूरत में इमरजेंसी आ गई, इलाज जल्दी उपलब्ध है, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट का फॉर एग्जांपल रूल्स हैं, सभी अच्छे ढंग से फॉलो कर रहे हैं, रोड अच्छी इंजीनियरिंग से बने हैं, लोगों में अवेयरनेस है। जहां पर ये 4 ई है ना, उन एरियाज को जोन ऑफ एक्सीलेंस इन रोड सेफ्टी डिक्लेयर कर दिया जाए ताकि बाकी एरियाज को भी मोटिवेशन मिले। लास्ट में राइटर कहते हैं उम्मीद यही है देखो कि इंडिया की प्रेसिडेंसी में ना G20 रोड सेफ्टी एक्शन प्लान फ्रेम करेगा और एक इसी पर्पज़ के लिए कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि G20 की जो इस बार की थीम है ना, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये और ज़्यादा सार्थक सिद्ध होगी अगर रोड सेफ्टी पर G20 कुछ कर पाता है तो। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया रोड सेफ्टी से संबंधित। अब क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपसे आर्टिकल के बीच में पूछा था, तो इसका आंसर ना बी है। ये सारे मेटल्स आपको मिलेंगे जब आप पुराने कंप्यूटर्स को इम्प्रॉपर इनडिस्क्रिमिनेट ढंग से डिस्पोज करोगे, तो समझ गए, बी आंसर है। ये क्वेश्चन आज आपको अटैम्प्ट करना है, सोच समझ के इसका आंसर दीजिएगा। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट सेकंड दोनों में से कौन सी सही है, कौन सी सही है, और क्या स्टेटमेंट सेकंड जो है स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। देखो एक और चीज़ बताता हूँ, 2015 में यूपीएससी ने सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया था, ये 5th 6th शेड्यूल जो है वो क्यों बनाए गए हैं संविधान में, तो इसका आंसर तो ए था, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स।
पहले थोड़े सिंपल क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ लिया करती थी, लेकिन पिछले 3 से 4 सालों में क्वेश्चंस का लेवल उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। पहले वट पे फोकस हुआ करता था, अब वाई पे फोकस ज़्यादा होता है। पहले वट में जो फैक्ट्स पूछे जाते थे वो सिंपल हुआ करते थे, सिंपल टेक्स्ट बुक्स में मिल जाया करते थे। आजकल वो सिंपल टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलते। एक क्वेश्चन ये भी पूछा था 2012 में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा होना चाहिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है। जैसे एजुकेशन का जो प्रोविजन है संविधान में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, डीपीएसपी में, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़ में, 5th शेड्यूल में, 6th शेड्यूल में, 7th शेड्यूल में। तो इसका भी आंसर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। मेंस का ये क्वेश्चन आज आपको अटेम्प्ट करना है ई वेस्ट से संबंधित। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। pwonlyis.com पे जाके आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। अब इसके बाद आप समरी देख लीजिए। 2 सितंबर को जो आर्टिकल्स डिस्कस किए थे, जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया था। सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोला, डेवलपमेंट बेशक आप लेकर आए हो, लेकिन उससे जिस प्रकार से आपने स्पेशल स्टेटस रिवोक किया, जिस प्रोसीजर को फॉलो करके, वो सही है गलत है, उसका डेवलपमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। आप स्टेटहुड कब दोगे ये बताइए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेट बताने से मना कर दिया कि स्टेटहुड कब मिलेगा। और इलेक्शंस में डिले हो रहा है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा इलेक्शन में क्यों डिले हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया इलेक्टोरल रूल्स ऑलमोस्ट अपडेट हो गए हैं और जल्द ही हम इलेक्शंस वहाँ पर करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट देखो जल्द ही इस इशू पे अपना वर्डिक्ट देगी कि जो ये हटाए गए हैं ना, स्पेशल स्टेटस रिवोक किया गया, क्या वो सही तरीके से रिवोक किया गया, नहीं किया गया। फिर हमने डेमोक्रेसी वाला आर्टिकल डिस्कस किया। ओम बिरला ने आर्टिकल लिखा था कि डेमोक्रेसी हमारे देश में काफ़ी मजबूत है, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। पुराने समय में, एंशियंट इरा में, मेडिवल इरा में डेमोक्रेसी के काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी डेमोक्रेसी तो इंडिया में है ही, और डेमोक्रेसी को मैनिफेस्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। पार्लियामेंट में कानून बनते हैं। जब से देश आज़ाद हुआ है 4000 कानून बन चुके हैं। सरकार की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट डाइवर्सिटी को सहेज कर रखने का एक बढ़िया तरीका है। बट फिर वो कंसर्न सामने आते हैं कि डिसरप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। पार्लियामेंट्रियन जो हैं वो हो हल्ला करते हैं, काम नहीं हो पाता, कीमती टाइम वेस्ट होता है, जनता को नुकसान होता है, उनकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती, इतने पैसे वेस्ट हो जाते हैं, प्रोडक्टिव डिस्कशन नहीं हो पाती, ये सारे नुकसान होते हैं। और सरकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स की जाती। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ये मिनी पार्लियामेंट इन्हें कहा जाता है। अनेकों प्रकार की प्रिविलेजेस भी मिली हैं पार्लियामेंट्रियंस को, लेकिन फिर भी जो पार्लियामेंट्रियन है वो रिस्पॉन्सिबल ढंग से बिहेव नहीं करते। फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हमने डिस्कस किए थे कि जैसे बिल जो है कमेटीज़ के पास नहीं भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा सीटिंग्स कम हो रही हैं पार्लियामेंट की। कई बिल्स को मनी बिल के तौर पे पास करवा दिया जाता है। तो ये वे फॉरवर्ड में हमने डिस्कस किया कि ज़्यादा बिल्स कमेटीज़ के पास भेजे जाएँ, रेगुलर मॉनिटरिंग हो, नंबर ऑफ सीटिंग्स इंक्रीज हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को रिसर्च सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, रिस्पॉन्सिबल ओपोजिशन होना चाहिए, ना कि सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करे, और लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। फिर हमने ये वाला आर्टिकल डिस्कस किया था साइमल्टेनियस पोल्स से संबंधित। फेवर में क्या पॉइंट्स थे? कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कम होगा एक ही बार में जब इलेक्शन हो जाएंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कम से कम लागू होगी, गवर्नेंस का काम प्रभावित नहीं होगा, पब्लिक सर्विसेज कम से कम बाधित होंगी, इलीगल फंड्स का जो यूज़ होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगेंस्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इतने लॉजिस्टिक्स नहीं है, पर्सनैलिटी के नाम पे इलेक्शंस होंगे, स्टेट के इश्यूज दब जाएंगे। ये सारे इश्यूज डिस्कस किए हमने अगेंस्ट में। तो इस प्रकार से ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।